हंसराज जी शुरू करो। सब्सिक्वेंट कॉस्ट, इसकी टॉप एंडिंग क्या थी, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसकी अकाउंटिंग सबसे स्टैंडर्ड 10। प्रॉपर्टी इनिशियल प्लांट एंड कॉस्ट थी इक्विपमेंट, पहले, अब सब्सिक्वेंट कॉस्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? 10 है, नंबर। 10 है। सब्सिक्वेंट कॉस्ट अंडर द रिकॉग्निशन प्रिंसिपल इन पैराग्राफ 7, an enterprise doesn't recognize in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the cost of the day-to-day servicing of the item। क्या इसके पैराग्राफ 7 में जो है, एंटरप्राइज ज्यादातर डज नॉट रिकॉग्नाइज, कंपनियां इसको रिकॉग्नाइज करती उनके डे टू डे कॉस्ट को, प्लांट मशीनरी एंड प्रॉपर्टी में। उनकी डे टू डे कॉस्ट जो है वो खर्चे में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानी जाती है। रादर दी कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इनकम। ये सब खर्चे जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं जब खर्चे किए जाते हैं। कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग आर primarily the cost of labor and consumable and may include the cost of small parts। जो रोजाना के खर्चे हैं वो मुख्यतः उसकी कॉस्ट होती है लेबर की या कंज्यूमर स्टोर की, एंड में इंक्लूड स्मॉल पार्ट, छोटे से खर्चे और इंक्लूड किए जा सकते हैं which are of a revenue nature। The purpose of such expenditure is often described as for the repair and maintenance of the item of property, plant and equipment। इस तरह के खर्चे जो हैं ज्यादातर डिस्क्राइब किया जाता है रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। इनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे में बुक किए जाते हैं। 13 पॉइंट, पार्ट ऑफ सम आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स मे रिक्वायर रिप्लेसमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। और इसके कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है और रिप्लेस करके रेगुलर इंटरवल पे उसको करना पड़ता है। ये पढ़ लिया था ये तो ना मेरे ख्याल पढ़ से। लिया प्रॉपर, हाँ पढ़ लिया था। हाँ, यहाँ ये आएगा मेजरमेंट से करना है। मेजरमेंट ऑफ रिकॉग्निशन, an item of property, plant and equipment that qualifies for recognition as an asset should be measured at its cost। ये जो आइटम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की, ये इसकी कॉस्ट पे इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के एलिमेंट क्या क्या उसके एलिमेंट्स हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट of property, plant and equipment comprises पहला its purchase price including import duty and non-refundable purchase taxes after deducting trade discount and rebates। इसमें जुड़ता है इसकी सारी परचेज प्राइस और वहां तक लाने की सब कॉस्ट और नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स जो है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट या रिबेट मिला है तो वो उसमें से घटा है। B, any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management। और कोई भी cost जो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है उसको उस लोकेशन और कंडीशन पे लाने के लिए ताकि मैनेजमेंट उस पे ऑपरेट कर सके। C, the initial estimate of the cost of dismantling, removing the item and restoring the site on which it is located, referred to as decommissioning, restoration and similar liability। The obligation for which an enterprise incur either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purpose other than to produce inventory during the period। इसमें इनिशियल कॉस्ट उसकी भी जोड़ी जाती है जो खर्चा हमने किया है उसको डिस्कमीशनिंग के लिए, रेस्टोरेशन के लिए या सिमिलर लायबिलिटी के लिए।
उसकी हमारी ओब्लिगेशन रहती है फॉर विच incurred either when item is acquired, जब आइटम ली जाती है, और consequent of having used for item during a particular period, उस पर्टिकुलर पीरियड में यूज की है, फॉर पर्पस अदर देन टू प्रोड्यूस इन्वेंट्री ड्यूरिंग द पीरियड, उसका इन्वेंट्री प्रोड्यूस करना मकसद नहीं है, बल्कि उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा। तो इनिशियल कॉस्ट वो भी जुड़ेगी, जिस डिसमेंटलिंग की कॉस्ट है वो पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है। एग्जांपल्स ऑफ इसमें बेसिकली कोई मान लो हमने कोई एसेट क्रिएट कर रहे हैं, तो प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी, तो जहां पर उसको साइट पर लोकेट करना है, साइट पर जब एस्टेब्लिश करना है, इंस्टॉल करना है, तो वहां पे कुछ एरिया ऐसा भी हो सकता है कि उस एरिया को डिसमेंटल करने की जरूरत हो, कोई आइटम रिमूव करने की जरूरत हो, या उसको रिस्टोर करने की जरूरत हो साइट पे जहाँ पे है, तो डीकमीशनिंग या कुछ और लायबिलिटीज अगर हमने की है तो वो भी उसमें इंक्लूड करेंगे। 18th example of directly attributable cost are cost of employees benefit as defined as 15 employees benefit arising directly from the construction or acquisition of item of property plant and equipment। एम्प्लॉइज की कॉस्ट जो उसमें लगी है, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट arising directly from the construction of the item of property plant and equipment। ये एक पॉइंट है जो मैं हमेशा सोचता हूँ जब भी बैलेंस शीट हम फाइनल करते हैं कुछ क्लाइंट्स की, जहाँ काफी मशीनरीज नई नई आती रहती हैं या काफी मोड्स और डिजाइन टूल्स वो डेवलप करते रहते हैं, कराते रहते हैं, उसमें कुछ इन हाउस मतलब उसकी जो प्रोसेस है, उन्होंने जैसे खराद वगैरह की मशीनें भी लगा रखी हैं, तो कुछ मोल्ड्स या कुछ टूल्स या डाइज उसका कुछ पोर्शन इन हाउस होता है, कुछ चीजें वो बाहर से कराते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं हमेशा सोचता हूँ गलती हम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, जैसे डाई बनाने के लिए, मोल्ड बनाने के लिए कोई लोहा खरीदा उन्होंने, तो उस लोहे को फिक्स सेट में डाल देते हैं उसी दिन, फिर उसके बाद उसका कुछ इन हाउस प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद वो बाहर जाता है, स्पार्क बोलते हैं उसको, स्पार्क करने के लिए, फिर उसको पॉलिशिंग करने के लिए। तो जिस दिन स्पार्क होता है उसका बिल आता है, उस दिन वो उसे फिक्स सेट में डाल देते हैं। जिस दिन वो कोई पॉलिशिंग होने जाता है तो वो पॉलिशिंग को भी फिक्स सेट में डाल देते हैं। कोई नया मोल्ड या नई डाई बनाने के लिए सबसे पहले लोहा खरीदते हैं, जो हार्ड लोहा होता है, तो वो जो लोहा है उसको वो बिल आ जाता है, हम उसको फिक्स सेट में डाल देते हैं, मतलब मोल्ड्स टूल्स एंड डाइज में उसे कैपिटलाइज कर देते हैं। फिर उसके बाद उसकी कुछ प्रोसेस उसकी इन हाउस होती है, उसके बाद कुछ प्रोसेस 2-3-4 प्रोसेसेस बाहर होती हैं, जैसे 2-3 मैंने बताई, स्पार्क और पॉलिशिंग वगैरह। तो वो जो दो बाहर से प्रोसेस होती है उनके भी बिल आते हैं, वो भी हम उसको मोल्ड टूल्स एंड डाइज में कैपिटलाइज कर देते हैं। लेकिन हम दो गलतियां करते हैं, मैं हमेशा से सोचता हूँ, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इसलिए भी कर लेते हैं। उसकी जो इन हाउस प्रोसेस हुई है, उसकी जो मैन पावर, उसकी जो लेबर लगी इन हाउस प्रोसेस की, एक तो वो कैपिटलाइज होनी चाहिए। एक दूसरी जो गलती मैं करता हूँ वो बेसिकली कैपिटलाइज होनी चाहिए जब वो पूरी तैयार हो जाए, उसको फिर एक अलग अकाउंट खोल सकते हैं कि मान लो मोल्ड टूल्स एंड डाइज वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें डेबिट करते रहे जब लोहा आया, जब कोई बाहर की प्रोसेस हुई, जिस दिन वो कंप्लीट होके आ जाए उस दिन उसका टोटल उठा के मोल्ड टूल्स एंड डाइज में एक एंट्री से आनी चाहिए। और उसका रिजल्ट गड़बड़ क्या होता है, जब हम कंप्यूटेक्स में डालते हैं फिक्स एसेट्स का शेड्यूल, तो उसमें वो एक एक बिल, छोटी छोटी एंट्रियां उसमें आ जाती हैं कि जी 10,000 का लोहा खरीदा, 5,000 रुपए उसके लिए बाहर स्पार्क के लिए गए, 2,000 रुपए पॉलिशिंग के लिए गए, तो 3 एंट्री आ जाती हैं डिफरेंट डेट पे, जबकि वो मेरे हिसाब से एक ही आनी चाहिए। क्या कहते हो? हाँ, ये तो बेस्ट है वैसे, आप वर्क इन प्रोग्रेस खोल लें और उसमें फिर एम्प्लॉइज बेनिफिट तो ये है कि वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मतलब एटलीस्ट एम्प्लॉइज इन हाउस वाली का अगर नहीं डले लेबर का, तो लेकिन कम से कम एंट्री एक जाए। अभी क्या 10 एंट्रियां चली जाती हैं, एक नया मोल्ड बना उसकी 10 एंट्री चली गई, लेकिन वो बनते रहते हैं, इतने फ्रिक्वेंटली बनते हैं, और कई बार ऐसा भी नहीं पता चलता कि पुरानी डाई के लिए कुछ रिपेयर की जरूरत हुई, तो पुरानी डाई रिपेयर होने के लिए गई बाहर,
उसको भी स्पार्क हुआ, उसको भी पॉलिश हुई, उसका भी कुछ इन हाउस हुआ, तो वो कई बार ये नहीं पता चलता कि ये नई के लिए थी पुरानी के लिए थी, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। पर मतलब ये कुछ ऐसी गलती है जो कि हम अवेयर रहते भी कर रहे हैं, और लेबर का तो पता ही नहीं होता, लेबर के क्योंकि या तो उसको उसके लिए हर मोल्ड्स के लिए उसको स्पेसिफिक बताया जाए कि इसमें इतने मैन आवर्स लगे, सुपरवाइजर के इतने मैन आवर लगे, जो नॉर्मल लेबर है। हाँ जी सर, कुछ कह रहे थे जी। ये 18वें के ए पॉइंट में क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट, यानी एम्प्लॉय के सारी कॉस्ट तो जुड़ेंगे, साथ में जो बेनिफिट होते हैं लाइक ग्रेचुटी वगैरह, उस तरह की आइटम के लिए बात कर रहा है। कह तो रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के हिसाब से अकाउंटिंग जो भी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं वो सब उसमें ऐड करना है। मतलब एम्प्लॉय लेबर की सारी कॉस्ट तो ऐड होनी है, एम्प्लॉइज के बेनिफिट या लेबर के बेनिफिट भी ऐड होने हैं। हाँ ऐसा कह रहा है, हाँ, लेकिन अब राइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके डायरेक्टली कनेक्टेड ही है। सर अलग से स्टाफ रखा हुआ है यानी। सर एक्चुअली कंपनीज में क्या होता है, आपको ना सैलरी के साथ ना सैलरी के कंपोनेंट होते हैं जी, कन्वेंस में डाल दिया उसको, HRA में डाल दिया कुछ, ये तो ये सारी चीजें ना एम्प्लॉय बेनिफिट में आ जाती है कि कन्वेंस, HRA ये सब जो दे रहे हैं वो बेनिफिट है। इसमें ये ग्रेचुटी से नहीं कर रहा, ग्रेचुटी तो एक अलग मुद्दा है, जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसके जो कंपोनेंट्स हैं तो उसको एम्प्लॉय बेनिफिट कह रहा है। पॉसिबल है, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 पढ़ेंगे तो और क्लैरिफिकेशन आएगी इसमें। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि एक क्लाइंट का तो उसने 2-3 स्टाफ रखे हैं जो कि सारा दिन यही काम करते हैं, या तो कोई नई डाई बना रहे होते हैं, नया मोल्ड बना रहे होते हैं अपने इन हाउस यूज के लिए, या कोई डाई खराब हो गई, टूट गई, उसे रिपेयर कर रहे हैं, तो सारा दिन यही काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक कि कोई ऐसी प्रोसेस ना हो जिससे हमें पता चले कि जो नई डाई बना रहे हैं, नया मोल्ड बना रहे हैं, उसके लिए कितने मैन आवर्स किस किस स्टाफ के लगे और उसकी फिर सैलरी स्ट्रक्चर कितनी सैलरी डल रही है बुक्स में, वो जब तक ना पता चले, उसकी कैलकुलेशन करके फिर उसको कैपिटलाइज किया जाए, वो प्रोसेस थोड़ी सी मुश्किल है। हमने भी कभी ज्यादा जोर नहीं डाला, और मुझे लगता है अगर डालेंगे वो कहेंगे भाई साहब, पर आप ये कहेंगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड दिख रहे हैं वो भी इग्नोर कर देते हैं। वो इग्नोर करते हैं क्योंकि उसे कैपिटलाइज होना चाहिए, बेसिकली टू दैट एक्सटेंट वो प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हो रहा है और प्रॉफिट कम शो हो रहा है, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बी डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट की बात कर रहे थे। हाँ, अब बी आ गया 18 का, बी की कॉस्ट का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, जहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी की साइट बनाई गई है उसकी भी सारी कॉस्ट जुड़ेगी। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, सबसे पहले उसकी डिलीवरी लाने की और हैंडलिंग कॉस्ट है वो भी इसमें पार्ट रहेगी। इंस्टॉलेशन है असेंबली कॉस्ट, के मशीन को इंस्टॉल किया, असेंबल किया, लगाया, सारा कुछ किया, तो इंस्टॉलेशन एंड असेंबलिंग कॉस्ट भी पार्ट ऑफ द मशीनरी होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी। Cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting the net proceeds from selling an item produced while bringing the asset to that location and condition, such as sample produced when testing equipment. उसके सैम्पलिंग तक के सारे खर्चे, टेस्टिंग के सारे खर्चे व्हाटसोएवर, जब तक मशीन प्रॉपर फंक्शन में नहीं आ जाए वो उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। प्रोफेशनल फीस ये भी ऐड है। एक इससे पहले जो बेसिकली जो टेस्टिंग वाली कॉस्ट है उसका ये है, जब तक वो कमर्शियल मतलब फर्स्ट टेस्ट किया, सेकंड टेस्ट किया, थर्ड टेस्ट किया, जब तक वो कमर्शियल रन में नहीं आती तब तक होने वाले सारे खर्चे उसको कैपिटलाइज करने हैं। हाँ, प्रोफेशनल फीस। ये एफ नहीं समझा जी, प्रोफेशनल फीस। हाँ, प्रोफेशनल फीस अगर वो सब कुछ पहले इसमें आई डायरेक्टली कनेक्टेड है तो, हाँ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो, जैसे कोई इंजीनियर को बुलाया कंपनी से काम के लिए, हाँ ठीक है। हाँ, अब उसका वो आया 4 दिन के लिए फैक्ट्री में रहा, 6 दिन के लिए फैक्ट्री में रहा, प्रोफेशनल फीस ऑफ इंजीनियर, आर्किटेक्ट वगैरह। हाँ, तो उसका अगर वो 6-7 दिन के लिए रहा, मान लो बेंगलोर से मशीन खरीदी और दिल्ली में आई, तो बेंगलोर से उस मशीन के साथ उसको इंस्टॉल करने के लिए 2-3 आर्किटेक्ट या इंजीनियर्स आए, वो इंस्टॉल करके जाएंगे, और वो 10 दिन के लिए दिल्ली में रहे, तो उनका
नॉट ओनली प्रोफेशनल फी, मेरे हिसाब से जो उनका स्टे का खर्चा, जहाँ होटल का हमने कर दिया, खाना पीना तो जो सभी आ दिया, जाएगा, वो सारा का सारा। तो ये सारी कॉस्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी में जुड़ेंगी, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी। And an enterprise applying AS2 valuation of inventories to the cost of obligation and dismantling and restoring the site on which an item is located that are incurred during a particular period as a consequence of having used the item to produce inventory during the period. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2 के हिसाब से कह रहा है कि कोई भी कॉस्ट उसमें लगी, डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, रेस्टोरिंग द साइट ऑन विच एन आइटम इज लोकेटेड, जहाँ पे वो आइटम लगी हुई है, उसकी सारी कॉस्ट को उसकी इन्वेंट्री प्रोड्यूस करने में जो लगी है वो जोड़ी जाएगी। यहाँ वैल्यूएशन इन्वेंट्री का क्या पॉइंट आ गया? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज AS2 के हिसाब से वो अप्लाई कर रहे हैं टू द कॉस्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस। तो अगर ऑब्लिगेशन था कि उस आइटम को डिसमेंटल करने के लिए, रिमूव करने के लिए और रीस्टोर करने के लिए जहां पर वो आइटम लोकेटेड है, और वो उस पर्टिकुलर पीरियड में खर्च हुई है, इनकर हुई है, एज ए कंसिक्वेंस ऑफ हैविंग यूज्ड आइटम टू प्रोड्यूस इन्वेंटरीज ड्यूरिंग दैट पीरियड। अगर कोई आइटम जो है वो यूज की गई है इन्वेंटरी प्रोड्यूस करने के लिए उस पीरियड में। क्लियर नहीं हुआ? नहीं, वही है, कोई भी आइटम जो इन्वेंटरीज को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए यूज हुई, उसके कंसिक्वेंस में उसको डिसमेंटल किया, रिमूव किया और रीस्टोर किया, तो वो वाले जो खर्चे हैं उसको वैल्यूएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से कॉस्ट निकालनी है, ये कह रहा है। The obligation for cost accounted for in accordance with AS2 or AS10 are recognized and measured in accordance with AS29 provision, contingent liability and contingent assets. जो ये obligation है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, इन्वेंट्री की और या प्रॉपर्टी की, या एक और है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 प्रोविजन, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स। ये जितने भी ऑब्लिगेशन है जिसकी जो कॉस्ट लगेगी, ये जो डिसमेंटलिंग, रिमूविंग और रीस्टोरिंग की, वो जो कॉस्ट अकाउंट फॉर करनी है या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से करनी है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से करनी है, और रिकॉग्नाइज करनी है, मेजर करनी है AS29 के हिसाब से भी, provisions, contingent liabilities and contingent assets. 20. Example of costs that are not cost of an item of property, plant and equipment are, ये इसकी कॉस्ट ही नहीं है, ये एग्जांपल उस चीज के हैं जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट, जो ओपनिंग न्यू फैसिलिटी ओपन की है या इनॉग्रेशन कॉस्ट जो हमने किया वो इसकी कॉस्ट नहीं है। उसको प्रॉफिट एंड लॉस में करना पड़ेगा डायरेक्ट, लगता है कैपिटलाइज नहीं करना। इनॉग्रेशन कॉस्ट को कोई फंक्शन किया, कैपिटलाइज नहीं करना, पूजा पाठ कराई, प्रसाद बांटा, खाना खिलाया, वो नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस including cost of advertisement and promotional activities। नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया या सर्विस इंट्रोड्यूस करी, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, वो भी इसमें कैपिटलाइज नहीं की जाएगी, मतलब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट विल नॉट बी कैपिटलाइज। मतलब अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट की या प्रमोशनल एक्टिविटी की, तो वो इसकी कॉस्ट में नहीं है। जैसे इनॉग्रल कॉस्ट नहीं आएगी, ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं आएगी। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन ए न्यू लोकेशन विद ए न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस
in a new location or with a new class of customer, including cost of start training. ये भी include नहीं होगी। मतलब अगर कोई नई लोकेशन पे बिजनेस स्टार्ट किया है तो वहां पर अगर कोई प्लांट लगाया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लगाया है, तो उसकी कॉस्ट जो उसकी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो तो जुड़ेगी, लेकिन क्योंकि हमने न्यू लोकेशन पे गए तो वहां पर अभी हमारे लिए भी नई लोकेशन है, कोई हमारी स्टेइंग फैसिलिटी नहीं है, जो हमने लेबर हमारे यहाँ से स्टाफ गया, जो सुपरवाइजर गया, तो वो जो कॉस्ट है नई लोकेशन पे जो बिजनेस करने की, या कोई नए क्लास ऑफ कस्टमर्स, या हमें कोई ट्रेनिंग देनी पड़ी उस नई मशीन पे स्टाफ को, तो वो सब कॉस्ट इसको एट्रीब्यूट नहीं करेंगे प्लांट मशीन, अगर वो डायरेक्टली रिलेटिंग टू नहीं है। नेक्स्ट डी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट, उसके कनेक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है और या जनरल ओवरहेड कॉस्ट है, उसको भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हाँ, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है या जनरल ओवरहेड वो तो हमेशा ही नहीं होती है, वो तो लग ही रहे हैं। तो वो नई अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर लगा भी रहे हैं तो भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव तो लग ही रहे हैं, लेकिन उसको हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इसमें कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो दीज आर 4 आइटम विच आर नॉट टू बी कैपिटलाइज, चाहे एडवर्टीजमेंट की है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की है, कुछ ही है। 21वां, रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट in the carrying amount of an item of property, plant and equipment ceases when item is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. अगर वो ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है तो कोई भी रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट हम वहां तक रिकॉग्निशन कॉस्ट इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लान सीरीज वहाँ खत्म होगी, इसकी जो है कॉस्टिंग को जो भी करनी थी वहाँ पे खत्म होगी, जहाँ रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट है, और वो नॉर्मल केस में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया एज पर मैनेजमेंट। हाँ, जब इंस्टॉल हो गई, रेडी टू यूज हो गई, तब तक, और टेस्टिंग वेस्टिंग भी हो गए, टेस्ट रन्स भी हो गए, जिस दिन कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए वो रेडी हो गई उस दिन तक की कॉस्ट रिकॉग्नाइज करनी है, उसके बाद वो नहीं कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना। नहीं, कैपिटलाइजेशन इज फ्रॉम स्टार्टिंग टू प्रोडक्शन स्टार्ट करने का। चलो, therefore cost incurred in using or deploying an item are not included in the carrying amount of that item. Therefore cost incurred in using or redeploying an item are not included in carrying amount of that item. For example, the following costs are not included in the carrying amount of an item of property, plant and equipment. Costs incurred while an item capable of operating in the manner, ऐसी cost incurred की होगी। Intended, हाँ, cost incurred while an item capable of operating in the manner intended by the management has yet to be brought into use or is operated at less than full capacity. ये इसका पार्ट नहीं होगा कॉस्ट का। बेसिकली वो कह रहा है कि जो कोई आइटम जब तैयार हो गई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रेडी हो गई, उसके बाद अगर उसको यूज करने के लिए कुछ कॉस्ट आ रही है या उसको रीडिप्लॉय कर रहे हैं, तो वो जो कॉस्ट आ रही है या उसकी कैरिंग कॉस्ट, उसको कैरिंग कॉस्ट ऑफ उस आइटम में नहीं डालेंगे, मतलब उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। और एग्जांपल के लिए जो बोला कि कॉस्ट इनकर्ड, अब एक आइटम तैयार हो गई कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग, जैसा चाहती थी मैनेजमेंट वैसी तैयार हो गई आइटम, तो उसके बाद जो कॉस्ट लगी है कि भाई अभी वो यूज में नहीं कर रहे हैं, हम शुरू नहीं की यूज, उसको स्टार्ट नहीं किया ऑपरेशन उसका, तो तब भी कॉस्ट तो लग रही है ना कुछ, या वो फुल कैपेसिटी पे नहीं काम कर रही है अभी आइटम, तो वो वाली जो कॉस्ट लग रही है उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। Initial operating loss such as those incurred while demand for the output of an item build up. कोई losses हुआ initial such as incurred while demand for the output of an item build up. कोई ऑपरेटिंग लॉस है वो भी उसमें से नहीं घटाया जाएगा। कॉस्ट ऑफ वो ऐड नहीं करेंगे, मतलब घटाया नहीं जाएगा, नहीं
लॉसेस है ना, these are not profit। अच्छा, उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, लॉसेस है, ठीक है। वो कोई जैसे कोई नया हमने बिजनेस शुरू किया या नया कोई प्लांट शुरू किया या कोई नई लाइन शुरू की, एक्सपेंशन की, तो उसके शुरू में जो ऑपरेटिंग लॉसेस होते हैं, रेडी हो गई, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, लेकिन जो शुरू के जो खर्चे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव और बड़े सारे जो खर्चे हैं वो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस होते हैं। और वो इस वजह से भी हो सकता है कि अभी डिमांड जो है आइटम की जो हम बना रहे हैं, प्रोडक्शन जो है उसकी आउटपुट है, उसकी भी डिमांड ही क्रिएट नहीं हुई, उसको धीरे धीरे क्रिएट होनी है, बिल्टअप होने में टाइम लगेगा, तो वो जो ऑपरेटिंग लॉसेस हैं वो उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। मतलब एक पहला प्रोडक्ट बनाया, उसको बनाने में कुछ गलतियां हो गई, उससे ऑपरेटिंग लॉस हो गया, वो लॉस नहीं पार्ट ऑफ द, नहीं, जो गलतियां हो गई वो तो टेस्ट रन में कवर हो गया ना, टेस्ट रन तक की तो जो सारी कॉस्ट है वो उसको कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन जब टेस्ट रन हो गया, टेस्ट रन के बाद ओके हो गया कि अब नाउ इट इज रेडी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, कोई मशीन लगाई जो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अब रेडी है, तो रेडी होने के बाद अभी यूज करना नहीं शुरू किया, या इनिशियल अब जब शुरू तो कर दिया, उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है मान लो 10,000 पीस रोज के, लेकिन अभी हमारी डिमांड ही है 1,000 पीस की, तो हम प्रोडक्शन क्या है 1000 की डिमांड है तो चलो 1500 बना लिए, कब तक रखेंगे संभाल के, इन्वेंट्री को ज्यादा बिल्ड करनी है क्योंकि इन्वेंट्री बिल्ड करने में वर्किंग कैपिटल लगेगी, तो उसकी कैपेसिटी 10,000 पीस की है पर डे बनाने की, लेकिन हम उसको यूज कर रहे हैं सिर्फ 1500 या 1000 या 1200 1300 यूनिट के लिए, तो नेचुरली वो उसकी ऑपरेटिंग लॉस में जाएगा, उसके जो क्योंकि फिक्स्ड खर्चे जो हैं ऑपरेशन के, जैसे उसका सुपरवाइजर रखा, उसकी लेबर रखी, तो वो अल्टीमेटली लॉस में कन्वर्ट होगा, तो वो जो लॉस होगा ऑपरेटिंग लॉस, उसको जो है हम इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। और सी है कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन और रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल द ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। इसकी कॉस्ट और लोकेशन, रीलोकेशन की या रीऑर्गेनाइज का कोई भी कॉस्ट है उसको, मतलब एक ऑलरेडी फैक्ट्री चल रही है, एक मशीन जो ऑलरेडी चल रही है, अब या तो वो रीलोकेट कर रहे हैं, उस जगह बदल रहे हैं, जैसे भी मेरे क्लाइंट ने मायापुरी में उनकी फैक्ट्री चल रही थी, तो मायापुरी से उठा के उन्होंने लॉरेंस रोड में शिफ्ट की, तो वो जो लॉरेंस रोड में शिफ्ट किया, अब इन्होंने तो मेजर एक्सपेंशन भी किया, यहाँ मेरे को थोड़ा सा डिसीजन चेंज करना पड़ेगा, तो रीलोकेशन हुई, मायापुर से फैक्ट्री रीलोकेट हुई, वहां से मशीनरी उठी, जो भी स्ट्रक्चर था वो हटा, और वो लाके लॉरेंस रोड में उसकी जो लोडिंग अनलोडिंग वहां पे हुई मायापुरी में, और फिर उसके बाद अनलोडिंग यहाँ पे हुई, उसकी कॉस्ट, या अगर विद इन द प्रीमिसेस सेम फैक्ट्री में ही को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि कोई नई मशीन आ रही है, पहले तो जगह ज्यादा थी और जैसे भी आई लगाते गए, ऐसा कुछ नहीं था, आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो उसी जगह में उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि भाई इस मशीन को थोड़ा इधर खिसका देते हैं, उसको उधर खिसका देते हैं, ताकि स्पेस बन जाएगी नई मशीन की, तो वो जो रीऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं उसके ऊपर जो कॉस्ट लग रही है वो भी कैपिटलाइज नहीं करनी है। अब मेरे केस में तो मायापुरी से उन्होंने जो उठाया उसकी जो कॉस्ट लगी वो रीलोकेट की, वहां पे डिसमेंटल करने की, उसको लोडिंग करने की, लॉरेंस रोड तक आके उसको अनलोडिंग करने की, और फिर उसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट को मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है। इसका मतलब उसके अलावा जो नई मशीन आई उसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। तो यहाँ मैं गलती कर सकता हूं। यहाँ ये कह रहे हैं कि मशीन इज एब्सोल्युटली फिट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरीथिंग, तो उसको रीलोकेशन करना, ये रीऑर्गेनाइजिंग करना, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। हाँ, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ ये प्रैक्टिकली हो सकता है मैं गलती कर जाता अभी, क्योंकि एक दिन मैंने चेक किया था और मुझे पता है पिछले साल उन्होंने जनवरी फरवरी में शिफ्टिंग की थी, तो क्योंकि मेजर एक्सपेंशन था तो मैं वो मायापुरी से शिफ्ट होके लॉरेंस रोड तक आने में वो शिफ्टिंग कॉस्ट को भी शायद कैपिटलाइज करवा देता, अब वो उसे प्रॉफिट लॉस में लेके जाता है। पढ़ो। Next 22. Some operation occurs in connection with the construction or development of an item of property, plant and equipment, but are not necessary to bring the
item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. कुछ और कॉस्ट इंकर की है कंस्ट्रक्शन के डेवलपमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी के, बट नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग द आइटम टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ वर्किंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने कुछ खर्चा किया, वो जरूरी नहीं था उसकी लोकेशन और कंडीशन पे लाने के लिए। These incidental operations में अकर क्या कोई जैसा एक मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, मान लो कोई मशीन खरीदी, उसको इंस्टॉल करने के लिए जैसा मैनेजमेंट चाहती थी वो करने के लिए कुछ ऐसा खर्चा एक्चुअली इनकर हो गया जिसको खर्च अगर नहीं भी कर, मतलब उसको खर्चा करने की जरूरत नहीं थी उस मशीन को उस लोकेशन पे लाने के लिए, उस कंडीशन में लाने के लिए, और उसको जैसा मैनेजमेंट चाहती थी उसको इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा एक्सपेंस हो गया जो करना पड़ गया, तो उसका क्या करना है? वही बता रहा है। These incidental operation may occur before or during the construction or development activities. For example, income may be ये जो खर्चे हैं incidental operations, ये during construction या development भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाद में भी हो सकते हैं, मतलब उससे पहले भी हो सकते हैं और पहले उस समय हो सकते हैं, बाद में हो सकते हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटी भी हो सकती है, बाद में नहीं, मतलब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या उससे पहले। हाँ ठीक। फॉर एग्जाम्पल, इनकम में बी अर्न थ्रू यूजिंग ए बिल्डिंग साइट एज ए कार पार्क अंटिल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। बिल्डिंग को कार पार्क के लिए इस्तेमाल कर लिया, उससे कुछ कलेक्शन हुई, वो इनकम। अगर जब तक हम कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर रहे जगह लैंड पे, बिल्डिंग की जो साइट है, तब तक उसे एज कार पार्किंग यूज कर लिया और कुछ इनकम ले ली। Because incidental operation is not necessary to bring an item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner included by the management. The income and relating expenses of incidental operation are recognized in the statement of profit and loss account and included in their respective classification of income and expense. इनकम एंड एक्सपेंस, वो पार्किंग की इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है, ना कि कॉस्ट में से बताना। और ऐसे ही जो पार्किंग के लिए अगर मान लो कोई गार्ड वार्ड लगाया, लेबर लगाई, तो उसका खर्चा भी प्रॉफिट लॉस में लेके जाएंगे। तो ऐसा कोई खर्चा जो कि जरूरी नहीं था उस प्लांट एंड मशीनरी को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को उस लोकेशन में, उस कंडीशन में लाने के लिए, पर वो हो गया, ऑपरेशन हो गई कुछ, तो वो कुछ ऑपरेशन से होने वाला कोई अगर इनकम है वो भी, और उससे होने वाला कोई खर्चा है वो भी, उसको कैपिटलाइज नहीं करना, रिड्यूस नहीं करना, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम और एक्सपेंस के हेड में शो करना है। 23rd, the cost of self-constructed assets is determined using the same principle as for an acquired asset. कोई सेल्फ एक्वायर्ड जो एसेट है उसके लिए वही प्रिंसिपल यूज होगा जो कि हमने एसेट वैसे एक्वायर्ड की है। If an enterprise makes similar asset for sale in normal course of business, the cost of asset is usually by the same as the cost of construction and asset for sale, AS2। अगर कोई एंटरप्राइज ने कोई आइटम बेच की है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, cost of asset usually the same as the cost of construction at site for sale, वो माइनस कर रहे हैं और क्या है। वो कह रहे हैं कि कोई अगर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है, खुद ही बना ली कोई एसेट, कोई मान लो मशीन खुद ही बना ली, और एक तरीका था कि मार्केट से खरीद ली, तो जो प्रिंसिपल हैं वो अगर बाहर से खरीदते हैं कि उसको मशीन को उस प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन में लाने तक के जो खर्चे हैं उसको कैपिटलाइज करना है,
तो ऐसी अगर कोई सेल्फ अपने इन हाउस अगर कोई मशीनरी बना ली है तो उसको सेम प्रिंसिपल की उस लोकेशन और उस शेप में लाने के लिए जो भी खर्चे हुए वही सेम प्रिंसिपल्स को लगाते हुए जो कॉस्ट आई उसको डिटरमाइन करनी है, प्रिंसिपल सेम लगाना है ताकि वो कैपिटलाइज होता है उतना ही। लेकिन अगर वो कहता है सिमिलर एसेट बनाई बेचने के लिए, एक मशीन हमने अपने पर्पस अपने मशीन प्रोडक्शन हाउस में यूज करने के लिए बनाई, लेकिन एक और मशीन बनाई सिमिलर एसेट जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए अगर हमने बनाई थी, तब उसकी जो कॉस्ट है उसकी वो यूजुअली द सेम एज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एसेट फॉर सेल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से उसकी हमने जो वैल्यूएशन करनी है उसकी कॉस्ट निकालनी है, क्या क्या कॉस्ट इनकर हुई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉलो करना है। अगर सेम एसेट मतलब हमने दो एसेट बनाई है, दो एसेट बनाई, एक हमने उसको प्रोडक्शन के लिए यूज करना है तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वाले प्रिंसिपल लगाने हैं, और दूसरी हमने बेचने के लिए बनाई है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लगाते हुए, क्योंकि वो तो स्टॉक इन ट्रेड हो गया, स्टॉक इन ट्रेड हो गया, बनाई और बेची। हाँ, तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से चलेंगे। Therefore, any internal profit are eliminated in arriving at such cost. Therefore, any internal profit कोई are अगर हमने खुद जो बनाई at such cost, अपने बेचने के लिए बनाई या अपने प्रोडक्शन हाउस में यूज करने के लिए बनाई, तो जो हमारा बाहर से खरीदते तो कुछ प्रॉफिट भी लेता सामने वाला, और हमने खुद बना ली तो हमारा कोई इंटरनल प्रॉफिट्स भी था, तो वो हमने उसको एलिमिनेट करना है। उसको कॉस्ट में ये नहीं है कि जी अगर ये हम बाहर से खरीदते या अगर हम इसको बेच भी देते हैं तो उसमें हम 10,000 रुपए कमाते, तो 10,000 रुपए हमारी कॉस्ट हो गई जी अपनी प्रोडक्शन हाउस के लिए। एक मशीन हमने अपनी प्रोडक्शन हाउस के लिए बनाई जिसकी कॉस्ट आई 10 लाख रुपए, और एक हमने उसको बेचने के लिए बना दी, उसकी कॉस्ट भी मान लो 10 लाख रुपए आई एग्जांपल में। हालांकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से वैल्यू करनी है, और जो हमने प्रोडक्शन के लिए करनी है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से करनी है। लेकिन अगर हम जो बेच रहे हैं उस 10 लाख की जगह हम उसको 11 लाख की बेचेंगे तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा अगर हम बेचते हैं तो। अब अगर हम ये कहें कि जो हमने अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए बनाई थी अगर इसको बेच देते तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी तो होता है इंटरनल हमारा, तो वो भी तो हमारी इसकी कॉस्ट है। अगर बेचते तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता, अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया, तो उस 1 लाख रुपए को उसको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में उसको कैपिटलाइज नहीं करना जबरदस्ती, तो उसको एलिमिनेट करना है, मतलब इंटरनल प्रॉफिट कंसीडर नहीं करना। हाँ। Similarly, the cost of abnormal amount of the waste material, labor, or other resources incurred in self-construction asset is not included in the cost of assets. और जो अब इंटरनली हमने बनाई, इंटरनली अगर कोई हमने बनाई अपने प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन हाउस में यूज करने के लिए मशीन, तो अब उसमें नेचुरली कोई लेबर भी लगी, टेस्ट रन करने के लिए कोई मटेरियल भी लगा, या कोई और रिसोर्स भी यूज हुए, तो जो नॉर्मल मटेरियल लगना था या नॉर्मल लेबर लगनी थी उसको तो ऐड करेंगे। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मली वेस्ट हो गया मटेरियल या कोई एबनॉर्मल लेबर लग गई या एबनॉर्मल अदर रिसोर्सेज लग गए, तो हमने उसको उस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है। मान लो टेस्ट रन के लिए, एक टेस्ट रन के लिए 100 किलो मटेरियल चाहिए था और 3 टेस्ट रन होने हैं। नॉर्मली उसकी रिक्वायरमेंट है 100 किलो का रॉ मटेरियल एक टेस्ट रन के लिए और 3 होने हैं, तो 300 किलो की कॉस्ट तो हम समझ आ गई कि उसमें डालनी है। लेकिन नॉर्मली कुछ ऐसा हुआ कि वो वेस्ट हो गया, पहला टेस्ट रन जो शुरू किया 100 किलो माल डाला लेकिन वो वेस्ट हो गया, वो मतलब बिल्कुल ही वेस्ट हो गया, नॉर्मल कंडीशन हो गई, कुछ हो गया, लाइट चलेगी बीच में। कई मशीनरीज ऐसी होती हैं कि नहीं, एबनॉर्मलिटी बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। हाँ, मान लो कई मशीनें ऐसी होती हैं कि अगर उसकी चालू ना रखें, एक बार अगर बंद कर दें तो उसका 100, 200, 500 किलो का रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाता है, या उसके अंदर जो डीजल लगा है वो वेस्ट हो जाता है। दोबारा स्टार्ट करने के लिए अब नॉर्मल लगता है। आप देखोगे जितने ट्रेन के जो डीजल इंजन होते हैं वो मोस्टली हमेशा चालू रहते हैं। जो मेरे को पता है
उसके हिसाब से है कि अगर एक बार बंद करते हैं उस डीजल इंजन को, तो जब दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो 100-200 लीटर डीजल की खपत हो जाती है, 500 लीटर की डीजल की खपत हो जाएगी स्टार्ट करने में। और अगर उसको 500 लीटर की, हाँ मतलब पता नहीं कितना, मैं आईडिया से एग्जांपल हाँ आईडिया बताया, पर मतलब उसको स्टार्ट करने के लिए मान लो 100 लीटर डीजल चाहिए, और अगर उसको हमें एक दिन तक नहीं चलाना और उस एक दिन तक ऑन रखने में सिर्फ 25 लीटर डीजल चाहिएगा, तो बेटर है कि इसे ऑन रखो, 25 लीटर डीजल खप जाएगा, एक दिन तक ऑन रहेगा, कोई बात नहीं, बजाय इसके कि बंद करो और दोबारा स्टार्ट करेंगे तो 100 लीटर डीजल खपेगा। तो बेनिफिट क्या है, 75 लीटर डीजल बचाना ना। तो इसलिए बहुत बारी वो कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिसको बंद नहीं करते, क्योंकि एक बार बंद किया तो उसको रीस्टार्ट करने का खर्चा ज्यादा है बजाय बनिस्बत इसके कि उसको चालू रहने दिया जाए। तो लाइट ही चली गई, हम टेस्ट रन के लिए गए, लाइट चली गई, तो हमारा जो मटेरियल वो लग गया फालतू में, तो एबनॉर्मली लगा, तो उसको उसमें कॉस्ट में ऐड नहीं करना। मतलब 3 टेस्ट रन की जगह वो 4 टेस्ट रन करने पड़ गए। वो एबनॉर्मल था, नॉर्मल नहीं था। हाँ, अगर नॉर्मल है तो ऐड करेंगे, एबनॉर्मल है तो नहीं करेंगे। नहीं। अब ये एक और नए स्टैंडर्ड की बात है, AS16 बोरोइंग कॉस्ट establishes criteria for the recognition of interest as a component of carrying amount of a self-constructed item of property, plant and equipment. जो बोरोइंग कॉस्ट है वो एस्टेब्लिश करता है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, criteria for recognize the interest as a component for carrying amount of self-constructed item of property, plant and equipment. तो अगर कोई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आइटम है, हमने इन हाउस बनाई है कोई प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से जो बोरोइंग कॉस्ट है उसका इंटरेस्ट, जब तक कि वो उस लोकेशन शेप में नहीं आ जाती, कमर्शियली रन के लिए रेडी नहीं होती, तब तक का इंटरेस्ट उसको कैपिटलाइज करना है। ये हमें अपना पता है पहले जनरली कि जब तक कि कोई अगर लोन लिया हुआ है उस मशीन को खरीदने के लिए या बनाने के लिए, सेल्फ एक्वायर्ड भी कर रहे हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं, तो जब तक कि वो उस मशीन को उस लोकेशन और शेप में लाने के लिए हमें कुछ पैसा चाहिए था, तो वो हमने लोन ले लिया, तो वो जब तक कमर्शियल रन के लिए तैयार नहीं होती तब तक का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो उसको एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट को ऐड करना है, कैपिटलाइज करना है। मान लो 1 करोड़ का लोन लिया है और 10 लाख इंटरेस्ट है, 10 लाख में से कुछ 10 लाख पोर्शन का फर्स्ट ईयर का उसका पोर्शन उसमें कॉस्ट में जाता है, तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा बोरोइंग कॉस्ट। हाँ, जब तक कि वो 1 करोड़ जो मशीन ली थी उसकी वैल्यू मान लो 1.5 करोड़ 2 करोड़ की मशीनरी हम या बिल्डिंग या जो भी हम ले रहे हैं, तो उसको जो कंस्ट्रक्शन पीरियड तक का जो इंटरेस्ट है, हाँ, वहां तक का इंटरेस्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 उसको कैपिटलाइज करना है। जबकि ये शुरू में जब तक ये कॉस्ट नहीं, उससे पहले हम कभी कैपिटलाइज नहीं करते थे ना, करते ही थे, बोरोइंग कॉस्ट करते थे, बोरोइंग कॉस्ट का इंटरेस्ट तो कभी कैपिटलाइज नहीं किया। चल देखो, आज हमने लोन ले लिया, मान लो 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया और हमने 2 करोड़ की एसेट तैयार होनी है, तो लोन लेके ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में वो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी। 2 करोड़ की जो प्लांट मशीनरी है वो ऑर्डर देंगे, कुछ एडवांस देंगे, फिर उसके बाद वो 1 महीना 2 महीने 3 महीने कंस्ट्रक्शन के लिए लगेगी, बनेगी, मतलब जो फिर उसके बाद वहां से शिप होगी, उसको शिप होकर हमारे पास आने तक का टाइम लगेगा, आने के बाद फिर हम इंस्टॉल करेंगे, कमीशनिंग करेंगे, फिर उसके टेस्ट रन करेंगे, फिर उसका कमर्शियल रन के लिए रेडी होगी। तो जो ये पीरियड एलैप्स हुआ, इंटरेस्ट तो हमें लग ही रहा है, इस पीरियड का इंटरेस्ट हमें बोरोइंग जो कॉस्ट है वो हमें कैपिटलाइज करना है उस मशीनरी में। सेम अगर हम उसको सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लोहा ले आए, कोई और नट बोल्ट्स ले आए, उसको बड़ी मशीन है, बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको तैयार करने में, अपने इन हाउस तैयार करने में भी अपनी लेबर लगा के, अपना सब कुछ लगा के हमें मान लो 6 महीने लगे, तो 6 महीने तक का जो इंटरेस्ट है उस लोन का, क्योंकि स्पेसिफिकली उस एसेट को क्रिएट करने के लिए लोन लिया और क्रिएट हमने इन हाउस की, तो 6 महीने जो हमारे लगे उसको बनाने में, उस 6 महीने तक का इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे। मतलब AS16 बोरोइंग कॉस्ट कहता है कि आपको इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज करना है और उसकी कैरिंग कॉस्ट में ऐड करना है, चाहे वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी अगर वो कंप्लीट नहीं है तो।
सेल्फ प्रॉपर्टी है, प्लांट है या इक्विपमेंट, उसमें ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। bearer plants are accounted for in the same way as self-constructed item of property, plant and equipment before they are in the location and condition necessary to be capable of operating in the manner intended by the management. ये बेरर प्लांट्स क्या पढ़ा था? पढ़ा था ना बेरर प्लांट्स क्या था, ध्यान नहीं है। वो बेरर प्लांट्स माने जानवर के जो होते हैं, हॉर्सेस, मुर्गियां वगैरह, ये ना ध्यान है रोहित? सर बियरर प्लांट्स वो थे ना जो जिनसे हमें कुछ प्राप्ति होती है, जैसे लाइक कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि हमें हाँ कुछ वो उगते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ, और हमें वो कुछ ना कुछ देते रहते हैं पूरी लाइफ टाइम। हम उनको इसलिए नहीं उगाते कि चाहे हम एज इट जैसे सावन की लकड़ी होती है या वो जो होती है शीशम की लकड़ी, उसको इस तरीके से नहीं, हम लकड़ी के तरीके से नहीं बेचते, बट जो उसके अंदर से जो निकलती हैं चीजें वो हमें आगे कुछ ना कुछ देती हैं। मतलब बेरर प्लांट्स वो थे जैसे वो झुंड की बात कर रहे थे हम, भेड़ बकरियों का झुंड, कि अपने आप भी कुछ नए बच्चे पैदा हो गए तो वो ग्रो कर रहे हैं। ये वो प्लांट है ना, प्लांट वो हर्ड था, ये प्लांट वो हो गए मैंगो ट्रीज जैसे। हाँ। बाग बगीचे लगा देते हैं ना, फिर हर साल उसमें वो आते हैं। हाँ, जो एक साल से ज्यादा फ्रूट देते हैं। हाँ हाँ जी। और ओके, तो उसमें क्योंकि जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। हाँ, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड होते हैं, और वो तब तक मैनेजमेंट के हिसाब से प्रॉपर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड फॉर द मैनेजमेंट, तो बेरर प्लांट होते हैं। बेरर प्लांट्स की जो अकाउंटिंग करनी है वो भी सेम वे करनी है जैसे कि सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की करनी है, जब तक कि वो उस लोकेशन उस कंडीशन में ना आ जाए जैसा मैनेजमेंट चाहती थी। जैसे कि भाई एक आम का बाग लगाना है तो छोटी छोटी कपलिंग लगाई, वो धीरे धीरे बड़ी हुई, उसको जब तक वो बड़ी नहीं हुई जब तक वो फ्रूट्स नहीं उसमें देंगे। मान लो एक आम का पेड़ लगाने के लिए मान लो उसको आज लगाया, उसको 2 साल लगेंगे पूरा प्रॉपर ग्रो होने में जब तक कि वो फ्रूट ना दे। तो आम का बाग लगाया, मान लो 1000 पेड़ लगा दिए, वो 1000 पेड़ को 2 साल तक उसमें जो भी खर्चा होगा, क्योंकि वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आइटम ऑफ प्रॉपर्टी है, तो 2 साल तक फ्रूट तो देने नहीं है, तो 2 साल तक की जो उसकी कॉस्ट लगती रहेगी उसको कैरिंग कॉस्ट में ऐड करते रहना है, कैपिटलाइज करना है। Consequently, references to construction in the standard should be read as covering activities that are necessary to cultivate the bearer plants before they are in the location and condition necessary to be capable of operating in the manner intended by the management. तो ये हमने करी ली बात कि कोई भी ऐसी कवरिंग एक्टिविटीज है कंस्ट्रक्शन की जो बात कल्टीवेट द बेरर प्लांट, तो उसको उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए, जब तक कि वो उस लोकेशन और कंडीशन में ना पहुंच जाए कि फ्रूट्स देना शुरू करे, तब तक का वो उसकी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करना है। Measurement of cost. Measurement of cost. The cost of an item of property, plant and equipment is the cash price equivalent at the recognized date. Cost उसकी वही cost है जो उसकी cash price के बराबर खर्च किया है और उसी डेट पे रिकॉग्नाइज किया है। रिकॉग्निशन डेट पर रिकॉग्नाइज नहीं किया, रिकॉग्निशन डेट पर जो भी कैश जो भी कॉस्ट हमारी लगी है उस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को, जो कि कैश प्राइस इक्विवेलेंट था। आज अगर हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मोल्ड बनाने के लिए पहले लोहा खरीदा, फिर इन हाउस कुछ किया, फिर उसको बाहर प्रोसेस के लिए भेजा, प्रोसेस 1 के लिए, फिर वो आ गया वापसी, फिर दूसरी प्रोसेस के लिए भेजा, फिर अपने यहाँ कुछ किया, फिर तीसरी प्रोसेस के लिए भेजा। तो वो सारे खर्चे वो होते जा रहे हैं। और आज हमने कहा कि ये 10-15 दिन से चल रहा है काम, जिसे लोहा खरीदा से लेकर कुछ इन हाउस किया,
कुछ दिन लगे, फिर कुछ बाहर गया प्रोसेस के लिए 1-2 दिन लगे, फिर अंदर आ गया, फिर दूसरी प्रोसेस के लिए भेजा 1-2 दिन लगे, फिर तीसरी प्रोसेस के लिए भेजा 1-2 दिन लगे, टोटल 15-20 दिन लगे। तो ये जो 15-20 दिन के बाद आज ये रिकॉग्नाइज हो गया कि हाँ आज ये मोल्ड बनके तैयार हो गया जी, तो आज वो रिकॉग्निशन डेट हो गई। तो आज तक का जो खर्चा है, जो भी कैश प्राइस हमने दिया इक्विवेलेंट आज की डेट में जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो कॉस्ट होगी। सर अगर ये इन-हाउस होगा, अगर ये इन-हाउस होगा तो उसमें तो कैश प्राइस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? फिर तो वो मार्केट जो भी हमने डायरेक्टली पे कर रहे हैं, जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे किए, लोहा खरीदा, लेबर जो उसको कितने घंटे कितने मैन आवर्स लगे उसको बनाने में, उसकी कॉस्ट, उसके बेनिफिट, लेबर को क्या दिया, और बाहर से जो भी प्रोसेस हुई उसकी सब कॉस्ट। सर इंडायरेक्ट कॉस्ट भी होगी, कुछ कॉमन वो तो क्या ही दिया ना कि कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को एट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अभी बताया था ना ऊपर। हाँ, और सर जो इंडायरेक्टली कॉस्ट व्हाटएवर कैश हैज बीन पेड, तो कैश प्राइस फॉर द रॉ मटेरियल इनपुट वो लेंगे ना? हाँ, रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा मोल्ड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लेवल लोहा है, हाँ, वो लोहा खरीदा, उसमें फिर मेनली लेबर लगती है, वो लेबर ऐड की, उसकी डायरेक्ट जो लगी, फिर उसके बाद उसको बाहर जो प्रोसेस की, उसकी बाहर प्रोसेस करने की कॉस्ट आई, वो सब मिला हम लोग के वो उसकी रिकॉग्निशन डेट पर जो भी कैश प्राइस इक्विवेलेंट था वो हमारी कॉस्ट होगी। If payment is deferred beyond normal credit terms, the difference between the cash price equivalent and the amount payment is recognized as interest over the period of credit unless such interest is capitalized in accordance with AS 16. अच्छा, वो पार्ट ऑफ द कॉस्ट होगा अगर वो हमने कॉस्ट इनकर्ड की है जो नॉर्मल प्राइस से ज्यादा है। मान लो जो भी एक एसेट, प्लांट, इक्विपमेंट और प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमने कोई जो भी चीजें खरीदी, उसका क्रेडिट पीरियड था बायर से कि 60 दिन के अंदर पैसे दे दो। हमने 60 दिन में नहीं दिया, हमारे पास थे नहीं पैसे देने के लिए, या तो लोन लेते, लोन लिया भी मान लो, उसका इंटरेस्ट तब तो हमने कैपिटलाइज कर दिया। लेकिन अगर हमने कोई बायर से 60 डेज के नॉर्मल कंडीशन थी उसकी क्रेडिट देने की, हमने उसको 120 दिन तक के लिए एग्री कर लिया कि ठीक है 60 दिन बाद दे देंगे पैसे, 60 दिन तो नॉर्मल क्रेडिट दिया उसने, 60 और दिन दे दे, 60 दिन का हम इंटरेस्ट दे देंगे। तो वो जो इंटरेस्ट दिया वो एज इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए पीरियड ऑफ क्रेडिट, जब तक कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से कैपिटलाइज ना किया जाए। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहता है कि इसका कुछ पोर्शन कैपिटलाइज करना है, तो वो तो कैपिटलाइज करना है बैलेंस इंटरेस्ट में प्रॉफिट लॉस। वो कैपिटलाइज किसमें करेंगे? जो AS 16 के हिसाब से कह रहा है कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज भी तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में करना है। हाँ, नेचुरली मान लो एक मशीन खरीदनी है और उसको मशीन को खरीदने के लिए मान लो 1 करोड़ रुपए की मशीन है, बैंक ने 50 लाख रुपए लोन दे दिया, बाकी 50 लाख रुपए में 25-30 लाख रुपए हमने अपने लगा दिए, बाकी 20-25 लाख रुपए जो हमने सप्लायर से उधार ले लिया। अब सप्लायर से जो उधार लिया उसका जो नॉर्मल जो उसने क्रेडिट पीरियड दिया था 60 दिन दिया था, हमने उसको पेमेंट 90 दिन में दी। जो 30 दिन का इंटरेस्ट दिया वो इंटरेस्ट भी क्या जो लोन लिया था उसकी तरह कैपिटलाइज करना है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बताएगा कि करना है कि नहीं करना। अगर करना है मान लो 100% तो कैपिटलाइज हो जाएगा, 100% नहीं करना, कुछ पोर्शन करना है तो कुछ पोर्शन कैपिटलाइज हो जाएगा, कुछ पोर्शन इंटरेस्ट रहेगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कहता है नहीं ये कैपिटलाइज नहीं करना, तो फिर पर वो कहता है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से कैपिटलाइज करने की जरूरत हो जब तक कि वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज ना करा जाए। अगर नॉर्मली तो इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे, जो हम अगर उसको डिले पेमेंट करेंगे उसके ऊपर अगर कुछ एक्सेस पेमेंट करेंगे सप्लायर को तो उसे इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ क्रेडिट जब तक कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कैपिटलाइज ना किया जाए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 कुछ ना कुछ उसको कैपिटलाइज करने की सिचुएशन दे सकता है। One or more item of property, plant and equipment may be acquired in exchange for a non-monetary asset or assets as a combination of monetary and non-monetary asset.
एक या एक से ज्यादा आइटम प्रॉपर्टी प्लांट में भी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट और एसेट, एक्सचेंज के थ्रू उसको ली गई है, और एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एसेट, पैसे से कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए कुछ चीजें तो कैश में ली गई, मॉनेटरी पेमेंट कंसीडरेशन था, और कुछ चीजें नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन था, कोई पुरानी चीज पड़ी है इसके बदले में दे दे, ठीक है। तो एक या एक से ज्यादा या कोई कॉम्बिनेशन हो गया कि कुछ उसने मॉनेटरी में लिया, कुछ नॉन मॉनेटरी ले लिया, तब क्या करना है? In exchange, the following distinction refers simply to an exchange of one monetary asset for another, but it also applies to all exchanges described in the preceding sentence. All exchange, ये all exchange की सब आइटम कह रहा है जो कोई इसमें पॉसिबल है कि जो कोई फॉलोइंग डिस्कशन जिसमें वो कह रहा है सिंपली क्या है, कोई एक एक्सचेंज किया गया एक नॉन मॉनेटरी एसेट को दूसरी से, और लेकिन वो अप्लाई करेगा हर तरह के एक्सचेंज में। The cost of such an item of property, plant and equipment is measured at fair value unless all the exchange transaction lacks commercial substance। मतलब हर आइटम को एक फेयर मार्केट वैल्यू देनी है जब तक कि वो फेयर वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देनी है, उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, सब्सटेंस नहीं है। द फेयर वैल्यू ऑफ neither the assets received nor assets given up in reliable measurement, जो उसकी फेयर वैल्यू है neither the assets received nor the assets given up is reliably measurable, उसको आपस में मेजर नहीं किया जा सकता। तो जो वो कॉस्ट है जो हम कोई एक्सचेंज कर रहे हैं उस एक नॉन मॉनेटरी आइटम को दूसरी नॉन मॉनेटरी आइटम से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है उस आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो मेजर करनी है फेयर मार्केट वैल्यू पे करनी है, अनलेस जब तक हम ये नहीं बता सकते कि जो ये एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन है ये कमर्शियल सब्सटेंस को लैक कर रही है, या जो एसेट दी जा रही है और जो ली जा रही है एक्सचेंज में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है रिलायबली मेजर नहीं की जा सकती। The acquired items are measured in this manner even if an enterprise cannot immediately de-recognize the asset given up। ये जो एक्वायर किया है आइटम उसको इसी मैनर में मेजर करना है, भले ही वो एंटरप्राइज इमीडिएटली उसको उस एसेट को जो दी है वो डी-रिकॉग्नाइज ना कर पाता हो। If the acquired items are not measured at their value, their cost is measured at the carrying amount of an asset given up। अगर जो एक्वायर की आइटम उसको फेयर मार्केट वैल्यू से मेजर नहीं किया जा सकता, तो वो जो आइटम दी गई है उसके एक्सचेंज में उसकी जो कैरिंग अमाउंट थी उस वैल्यू पर उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है। 27 if the acquired item is not measured in the fair value, their cost is measured at the carrying amount of an assets given up। तो कह रहा है अगर कोई एक आइटम देके दूसरी आइटम एक्वायर की और जो आइटम एक्वायर की थी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पता नहीं लगा पा रहे, हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तो जो हमने उसके बदले में आइटम दी है उसकी जो कैरिंग कॉस्ट थी हमारी बुक्स में उसके हिसाब से उसको मेजर करेंगे, उसको वैल्यू करेंगे। 27 the enterprise determines whether an exchange transaction has commercial substance by considering the extent to which its future cash flow are expected to change as a result of the transaction।
एक एंटरप्राइज डिटरमाइन करेगा कि अगर कोई एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, उसकी कमर्शियल सब्सटेंस है, फ्यूचर कैश फ्लो, और वो उसको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए क्या देखेगा कमर्शियल सब्सटेंस को, वो ये देख कंसीडर करेगा कि जो उसकी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं वो चेंज होने की उसकी एक्सपेक्टेशन है कि चेंज होंगी इस ट्रांजैक्शन की वजह से। एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आर कमर्शियल सब्सटेंस इफ द configuration, risk, timing, and amount of cash flow of the asset received differs from the configuration of the cash flow of the asset transfer. जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है उसका कमर्शियल सब्सटेंस है अगर उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उस आइटम की जिसका रिस्क, टाइमिंग एंड अमाउंट है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैश फ्लो, जो एसेट हमें रिसीव हो रही है उसका कॉन्फ़िगरेशन डिफर करता है फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश फ्लो ऑफ द एसेट ट्रांसफर। जो एक एसेट हमने ली इन एक्सचेंज ऑफ दूसरी एसेट, तो एक एसेट जो हमने ली है उसका कैश फ्लो का कॉन्फ़िगरेशन और जिसको हमने दी एसेट को उसका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश फ्लो दोनों में डिफरेंस है, तब कमर्शियल सब्सटेंस होगा। बी, An enterprise basic value of the portion of the operation of enterprise affected by the transaction change as a result of the exchange. तो एंटरप्राइज की जो स्पेसिफिक वैल्यू हमने पढ़ी थी, एंटरप्राइज की स्पेसिफिक वैल्यू पहले याद है किसी को? एंटरप्राइज की स्पेसिफिक वैल्यू हाँ पढ़ी तो थी। वो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द पोर्शन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज, उस पोर्शन की जो एक्सचेंज हो रही है उस पोर्शन की जो स्पेसिफिक वैल्यू है एंटरप्राइज की, वो अफेक्ट होगी इस ट्रांजैक्शन से, एक्सचेंज की। See, the difference in A and B is significant relative to the fair value of the asset exchange. अगर शब्द खाएंगे गलत पढ़ेंगे तो मीनिंग गलत निकल जाता है। आप बहुत सारे वर्ड्स अपनी मर्जी से बोल रहे हो। And the difference in A and B, A और B, A और B, A और B, एंड और में बहुत अंतर है। is significant relative to the fair value of the asset exchange. हेलो, ये दोनों के सिग्निफिकेंट रेटिंग में फेयर मार्केट वैल्यू में significant. The difference in A और B is relative अगर कोई to the fair value of the significant exchange. अगर कोई significant relation मेंबर है, नॉन मेंबर है। आप मुझे 10 मिनट के बाद फोन करना। ये बोल रहे हैं जो डिफरेंस है ए और बी का वो सिग्निफिकेंट रिलेटिव है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का जो एसेट्स एक्सचेंज हुए हैं। सिग्निफिकेंट रिलेटिव नहीं है, जो फेयर वैल्यू से रिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है, उसका डिफरेंस। मतलब एक एसेट एक्सचेंज में दी, दूसरे एसेट एक्सचेंज में ली, दोनों की वैल्यू 1000 रुपए है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। या एक एसेट दी उसकी वैल्यू 1001 रुपए और दूसरी ली उसकी 1000 है, तो कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। और जो एक्सचेंज की उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है फेयर वैल्यू में, जो दी उसकी 1000 रुपए, जो खरीदी जो आई उसकी 1500 रुपए। ठीक है। अच्छा, ये क्या कहना चाहता सी? अल्टीमेटली इसका क्रक्स क्या है? सी ये वो कहना चाह रहा है कि जो हमने जो पढ़ा कि जो कॉन्फ़िगरेशन था कैश फ्लोज का, उस कैश फ्लो उस एसेट का जो हमें मिली है इन एक्सचेंज, उसका कैश फ्लो का कॉन्फ़िगरेशन और जो हमने दी है इन एक्सचेंज उसका कैश फ्लो का कॉन्फ़िगरेशन, दोनों में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस रिलेटिवली सिग्निफिकेंट है। सी का मतलब ये हुआ। और बी कह रहा था कि जो एंटरप्राइज की स्पेसिफिक वैल्यू है उस पोर्शन की एक्सचेंज की वजह से अफेक्ट हुई, और जो दी उसकी स्पेसिफिक वैल्यू और जो आई उसकी स्पेसिफिक वैल्यू जो अफेक्ट हुई, उन दोनों में भी सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है,
तब उसका वो कमर्शियल सब्सटेंस माना जाएगा उस एक्सचेंज का, क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस इफ ABC. Next, for the purpose of determining whether an exchange transaction has commercial substance, the enterprise's basic value of the portion of operation of the enterprise affected by transaction should reflect post-tax cash flow. तो करेक्ट, ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की कोई कमर्शियल सब्सटेंस है, जो एंटरप्राइज की स्पेसिफिक वैल्यू है उस पोर्शन की जिसकी वजह से एक्सचेंज हो रहा है, ऑपरेशंस का अफेक्ट कर रहा है ट्रांजैक्शन को, वो पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज की वजह से हमने देखना है. And in certain cases, the result of these analysis may be clear without an enterprise having to perform detailed calculation. और बहुत सारे केसेस में डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही नजर आएगा कि इसमें कोई डिफरेंस है और सिग्निफिकेंट है और कमर्शियल सब्सटेंस है. ठीक है, बाकी कल करें. जी सर, कल करेंगे सर. कल वाली रात वाली 28 कितने तक है? 28 के बाद कहाँ तक है नीचे देखना जी. अभी तो है